गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं BSc B.Ed पार्ट फर्स्ट और BSc पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन में फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो एनेलिडा फाइलम का सेकंड पार्ट है, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट में फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम तीन बातें डिस्कस करेंगे। नंबर एक, फाइलम एनेलिडा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस क्लासिफिकेशन को किस बेसिस या किस आधार पर किया गया है। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के आधार क्या है, बेसिस क्या है। देन अप टू क्लास वर्ग तक फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे और फाइनली हर क्लास के कुछ एनिमल्स, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ कि जो फाइलम एनेलिडा का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किन आधारों पर किया गया है। तो मैं तीन चार बातें डिस्कस करूंगा। नंबर वन, जो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेसिस है वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिटी। तो यहां पर एक शब्द आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट बेसिस जो क्लासिफिकेशन का है एनेलिडा का वो है हमारा सिटी। अब क्या है सिटी? तो कल के लेक्चर में ऐसा डिस्कस किया था। एनेलिड्स में जो ये सिटी है ये गमन संरचना के रूप में कार्य करती है। So the city are the locomotory structure of phylum Annelida। ये गमन में सहायक हैं, गमन में अपना कार्य करती है। हिंदी में सीटी को हम शूक इस नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में जो स्किन है, त्वचा है, उसकी आउट ग्रोथ अतिवृद्धियां हैं। तो एनेलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका पहला आधार ये है कि कुछ एनेलिड्स ऐसे हैं जिनमें ये सीटी प्रेजेंट है, पाई जाती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें ये सीटी एब्सेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनमें ये सीटी प्रेजेंट हैं उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ सीटी की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ ऐसे हैं जिनमें सीटी की संख्या कम है, कुछ होती है। तो पहला बेसिस जो एनेलिड्स के क्लासिफिकेशन का है वो है सीटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति
सीटी की संख्या, ये फर्स्ट बेसिस है फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन का। ये पहला आधार है, इस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 2, दूसरा जो है क्लासिफिकेशन का बेसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि एनेलिड्स हैं, इनके हैबिटेट की बात करेंगे, आवास कैसा है। तो कुछ एनेलिड्स हैं वो एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। तो इस तरह के अलग अलग आवास एनेलिड्स जंतुओं में पाए जाते हैं। तो ये जो आवास में विभिन्नताएं हैं ये भी एनेलिड्स के क्लासिफिकेशन का एक आधार है। तो दो बातें डिस्कस की, सीटी के बारे में, हैबिटेट के बारे में। तीसरा है एक संरचना है जिसका नाम है क्लाइटेलम। हिंदी में क्लाइटेलम को हम परयाणिका के नाम से जानते हैं और कल डिस्कस भी किया था। क्लाइटेलम एक ग्रंथिल संरचना है, वो कोकून का निर्माण करती हैं जिसमें भ्रूण के परिवर्धन की क्रिया होती है। तो कुछ एनेलिड्स हैं जिनमें क्लाइटेलम प्रेजेंट है, कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लाइटेलम एब्सेंट है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्लाइटेलम टेम्परेरी ब्रीडिंग सीजन में ही बनता है। तो तीसरा बेसिस हुआ वो था क्लाइटेलम की उपस्थिति, अनुपस्थिति, और वो स्थायी है अथवा अस्थायी है। ये भी एक वर्गीकरण का आधार हो सकता है। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे लार्वल स्टेज के बारे में कि कुछ एनेलिड्स हैं उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज एब्सेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। कुछ एनेलिड्स ऐसे हैं जिनमें लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं, मतलब उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है। तो बेसिकली इन 4 लक्षणों के आधार पर फाइलम एनेलिडा का वर्गीकरण किया गया है। तो आधार आपको याद हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फाइलम एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। तो यहां पर हमने ब्लैक बोर्ड पर फाइलम एनेलिडा की इन 4 क्लासेस के नाम लिखे हैं, नाम याद हो जाएंगे। पॉलीचीटा फर्स्ट क्लास है, जो सेकंड है उसका नाम है ओलिगोचीटा, जो थर्ड क्लास है, तीसरा वर्ग है वो हिरुडिनेरिया, और जो फोर्थ क्लास या जो चौथा वर्ग है वो है आर्की एनेलिडा। तो पहला काम हुआ, हमें इन चारों वर्गों के नाम याद हो गए, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हिरुडिनेरिया, आर्की एनेलिडा। अब डिस्कस करते हैं कि जो पॉलीचीट एनेलिड्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, जो ओलिगोचीट एनेलिड्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, जो इस हिरुडिनेरिया क्लास से संबंधित हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, और जो आर्की एनेलिड्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यहां से शुरू करूं मैं। पहली चीज देखो, नाम से क्लियर है, पॉली का मतलब होता है मैनी, खूब सारी, यानी ऐसे एनेलिड्स की मैं बात कर रहा हूं जिनमें सीटी वो पॉली है, यानी मैनी, यानी ऐसे एनेलिड्स जिनमें बहुत सारी सीटी प्रेजेंट हो। शुक अत्यधिक संख्या में है, उन
एनेलिड्स को हमने सम्मिलित किया है क्लास पॉलीचीटा में। बात से क्लियर है, नाम से पता चल रहा है। ओके, तो सीटी खूब सारे हैं। अब ये सीटी कहां पर है? तो इन एनेलिड्स में क्या प्रेजेंट है? पैरापोडिया। वी कैन यूज द टर्म पैरापोडिया को पार्श्वपाद। अब ये एक्चुअल में है क्या? दिस आर द लैटरल आउटग्रोथ के ये बॉडी है, इधर से एक आउटग्रोथ निकली, एक आउटग्रोथ इधर से निकली। सो द लैटरल आउटग्रोथ आर कॉल्ड पैरापोडिया, पार्श्वपाद। और इन्हीं पैरापोडिया पर ये सीटी प्रेजेंट है। तो पहली क्वालिटी, दे हैव मैनी सीटी एंड दे ऑल आर प्रेजेंट ऑन पैरापोडिया। तो पैरापोडिया पर ये सीटी प्रेजेंट होगी। अगली बात, तो जितने भी पॉलीचीट्स हैं दे ऑल आर एक्वेटिक। ये सब के सब जलीय आवास में मिलते हैं। और उसमें भी कहां मिलेंगे? समुद्री आवास में, मैराइन वाटर हैबिटेट में ये पॉलीचीट्स मिलते हैं। सो द पॉलीचीट्स आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर हैबिटेट। ये एनेलिड्स समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलें। तो सीटी के बारे में हुआ, पैरापोडिया के बारे में हुआ, और ये एक्वेटिक है। और उसमें भी कैसे? समुद्री आवास में पाए जाने वाले जंतु हैं। अच्छा, इनमें जो हम बात कर रहे थे एक ग्रंथिल संरचना की, क्लाइटेलम परयाणिका, वो इनमें उपस्थित नहीं है। क्लाइटेलम एब्सेंट है, नहीं पाई जाएगी। और फाइनली अगर मैं डिस्कस करूं तो लार्वल स्टेज की, यानी इनमें एक लार्वा अवस्था जरूर पाई जाएगी जिसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। हमने कल डिस्कस किया था, इट इज ए सीलिएटेड लार्वा, पक्षमाभित लार्वा है ट्रोकोफोर। इसका मतलब इनका डेवलपमेंट पॉलीचीट का इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। मध्यवर्ती लार्वा अवस्था होगी और उस लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। इसमें जो जंतु हैं, जो पॉलीचीट एनेलिड्स हैं, उसका नाम है नेरीज। बात याद रहेगी। तो नेरीज इस पॉलीचीटा क्लास में सम्मिलित किया गया है। तो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं पॉलीचीट एनेलिड्स के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगले पे चले। जो सेकंड क्लास है, दूसरा वर्ग है, उसका नाम दिया है ओलिगोचीटा। सेकंड वर्ग का क्या नाम है? क्लास सेकंड ओलिगोचीटा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले नाम का अर्थ देखें। देखो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। फ्यू का मतलब हो गया कुछ, यानी ऐसे एनेलिड्स जिनमें सीटी है तो सही, लेकिन वो फ्यू है, कुछ है। तो यहां मैनी थी पॉलीचीटा, यहां फ्यू है ओलिगोचीटा। ओलिगो का मतलब होता है कुछ। तो इनमें सीटी कुछ ही है, लेकिन पैरापोडिया एब्सेंट है, पार्श्वपाद नहीं है। तो सीटी होगी कहां? देखो, इनमें तो पैरापोडिया थे, इसलिए सीटी कहां प्रेजेंट थी? पैरापोडिया पर। इनमें पैरापोडिया है नहीं, इसलिए जो सीटी है वो सीधी ही बॉडी वाल की जो स्किन है, देह भित्ति की जो त्वचा है,
उसी में सीटी धसी हुई रहेगी। तो सीटी कुछ है और वो त्वचा में धसी हुई है, यहां सीटी खूब सारी है और वो पैरापोडिया पर प्रेजेंट है। अब अगली बात करें, ओलिगोचीटा है वो आपके टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय आवास में पाए जाने वाले एनेलिड्स है। अच्छा, स्थलीय में भी कहा, जहां पर मॉइस्चर, वहां मॉइस्ट हो, मॉइस्ट का मतलब है जहां की मिट्टी में नमी हो, उस नमी युक्त स्थलीय आवास में ओलिगोचीट एनेलिड्स पाए जाएंगे। तो ये तो एक्वेटिक थे और वो भी समुद्री आवास में, ये स्थलीय है। लेकिन क्या चीज मेंशन की, वहां की मिट्टी में नमी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तो ये टेरेस्ट्रियल एनेलिड्स हैं। अगली बात, इनमें क्लाइटेलम पर्याणिका उपस्थित है और वो भी परमानेंट है, यानी स्थायी रूप से इनमें क्लाइटेलम पाया जाता है। और क्लाइटेलम का काम हमने कल भी डिस्कस किया था, आज भी मैंने बताया, ग्रंथिल संरचना है, कोकून का निर्माण करेगी और उसी कोकून में भ्रूण का परिवर्धन होगा ताकि भ्रूण सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो जाए। तो ये काम ये क्लाइटेलम करता है। अब इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, मतलब इनके जीवन चक्र में लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी। कोई लार्वा ओलिगोचीट एनेलिड्स के लाइफ साइकिल में दिखाई नहीं देखता। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो प्रत्यक्ष है, इनका अप्रत्यक्ष था, लार्वा था, उसका नाम ट्रोकोफोर है। यहां ऐसा कोई अरेंजमेंट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एग्जाम्पल डिस्कस कर ले, फेरेटीमा, जो केचुआ है वो फेरेटीमा ओलिगोचीटा क्लास में सम्मिलित किया गया है। तो यहां नेरीज, यहां एग्जाम्पल हो गया फेरेटीमा का। तीसरे क्लास पे चलते हैं और वो है हिरुडिनेरिया। चलो डिस्कस करते हैं, ये हमारा तीसरा क्लास है। तो पहला पॉइंट, ये वो एनेलिड्स हैं जिनमें सीटी कंप्लीटली एब्सेंट है। तो यहां से यहां तक चले तब क्या हुआ, दे हैव मैनी सीटी, दे हैव फ्यू सीटी, दे हैव नो सीटी, मतलब किसी भी प्रकार के शूक इनकी त्वचा पर उपस्थित नहीं है। पैरापोडिया इनमें भी एब्सेंट है, नहीं पाए जाते। तो पैरापोडिया एब्सेंट, सीटी नहीं है, पैरापोडिया नहीं है। अच्छा, जो हिरुडिनेरिया है ये है तो एक्वेटिक, जलीय आवास में है, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनमें ब्लड सकिंग हैबिटेट है इनकी। कैसा नेचर है कि ये रुधिर आहारी जंतु हैं और ऐसी हैबिटेट के लिए हम शब्द काम में लेते हैं सैंग्विवेरस हैबिटेट। ये रुधिर आहारी जंतु हैं, तो है तो जलीय, लेकिन भोजन के लिए ये कशेरुकी जंतुओं के रुधिर को उपयोग में लेते हैं। तो ये रुधिर आहारी जंतु हैं, इनका हैबिटेट सैंग्विवोरस हैबिटेट होता है। बात याद रहेगी। अगली चीज, इनमें क्लाइटेलम है तो सही, लेकिन वो क्लाइटेलम केवल प्रजनन काल में बनेगा। सो दे हैव ए टेम्परेरी क्लाइटेलम, अस्थायी पर्याणिका का निर्माण होगा और वो भी केवल ब्रीडिंग सीजन में। तो देखो इनमें नहीं था, इनमें स्थायी क्लाइटेलम है, इनमें क्लाइटेलम अस्थायी है जो केवल ब्रीडिंग सीजन, प्रजनन काल में ही विकसित होगा। अगली बात, इनके जीवन चक्र में भी कोई लार्वल स्टेज नहीं है, मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। बात याद रहेगी।
तो अगली जो जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन इस बात पे है कि जो हीरुडिनेरिया वर्ग के एनेलिड्स हैं इनमें जो सीलोम है वो अपहासित हो गई। कौन अपहासित हुआ? सीलोम। तो सीलोम की जगह कुछ नए टिश्यू आ गए हैं जिनका नाम है बोट्रॉयडल टिश्यू। नाम याद रहेगा आपको। तो सीलोम अपहासित हो गई, वहां पर कुछ स्पेशियल टिश्यू आ गए जिन्हें बोट्रॉयडल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो ये हीरुडिनेरिया क्लास का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और किसी एनेलिड्स में, ना पॉलीचीटा में, ना ओलिगोचीटा में, ना आर्की एनेलिडा में, किसी में बोट्रॉयडल टिश्यू नहीं पाए जाते। ये हमें केवल हीरुडिनेरिया वर्ग के एनेलिड्स में दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल की डिस्कस करें, लीच, हीरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, ये जो जोंक है, लीच है, ये क्लास हीरुडिनेरिया में सम्मिलित किया गया है। तो 3 क्लास हो गए। अब चौथे क्लास पे चलते हैं, उसका नाम है आर्की एनेलिडा। बात याद रहेगी। इसमें एक जंतु आता है, पहले मैं नाम याद करवा दूं ताकि आपको नाम याद रहे। इस जंतु का नाम है पॉलीगॉर्डियस। बात याद रहेगी। अगर हम आर्की एनेलिडा को देखें तो क्या देखते हैं कि बाकी के जो एनेलिड्स हैं इनमें तो वास्तविक खंडी भवन है, मेटामेरिज्म है, जो एक्सटर्नली यानी बाहरी रूप से भी क्लियरली दिखाई देता है और इंटरनली आंतरिक रूप से भी क्लियरली दिखाई देगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। लेकिन जो क्लास चौथा है आर्की एनेलिडा, इसमें जब हम खंडी भवन को देखते हैं तो वो केवल इंटरनली दिखेगा, एक्सटर्नली हमें खंडी भवन दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल पॉलीगॉर्डियस है। आर्की एनेलिडा ये भी एक्वेटिक है, यानी मैराइन वाटर हैबिटेट, समुद्री आवास में ही ये पाए जाते हैं। बात याद रहेगी। इनमें भी एक लार्वल स्टेज है, जीवन चक्र में उपस्थित है, जिसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, उसकी तरह। बात याद रहेगी। सिलिएटेड लार्वा है, समुद्री जल के एनेलिड्स हैं ये। लेकिन खंडी भवन वास्तविक तो है, लेकिन वो दोनों रूप से, बाहरी और आंतरिक रूप से विजिबल नहीं है, वो केवल आंतरिक रूप से दिखाई देता है। जीवन चक्र में ट्रोकोफोर लार्वा है। और ऐसे एक एनेलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉर्डियस। नाम याद रहेगा। तो आज हमने डिस्कस किया एनेलिडा फाइलम के सेकंड पार्ट को। पहले हमने इसके क्लासिफिकेशन के 4 आधारों पे डिस्कस किया। सीटी की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति, अगर उपस्थित है तो उसकी संख्या ज्यादा है या कम है, ये पहला आधार था। दूसरा, आवास, वो समुद्री है, स्थलीय है या फिर परजीवी प्रकृति के हैं। तीसरी बात, क्लाइटेलम है तो वो स्थायी है अथवा अस्थायी है या अनुपस्थित है। और चौथी बात, लार्वा है या अनुपस्थित है, मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट है। फिर 4 क्लासेस पे हमने एग्जाम्पल सहित डिस्कस किया, पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, हीरुडिनेरिया और आर्की एनेलिडा। तो आज का लेक्चर आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ कल डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।